हेलो एवरीवन। सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने संधि टॉपिक पढ़ा था। आशा करती हूँ आप सभी ने संधि प्रकरण का दोहरान किया होगा। उसके जो भी अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर मैंने आपको दिए थे वो आपने पूरे कर लिए होंगे। विद्यार्थियों, आगे नया प्रकरण शुरू करने से पहले हमें पुराने प्रकरण को अच्छे से दोहरान कर लेना है, उसको अच्छे से याद कर लेना है और उसका वर्क पूरा कर लेना है। मैं यह विश्वास करती हूँ आप सभी यह कार्य कर रहे होंगे, पुराने टॉपिक को पूरा कंप्लीट रख रहे होंगे, तभी हम आगे नए टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आपने संधि टॉपिक पढ़ लिया होगा। आज हम नया प्रकरण शुरू करेंगे, समास। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, अपनी बात कम से कम शब्दों में प्रकट करना, जिससे क्या है, भाषा में सुंदरता आती है। जहां संधि टॉपिक हमने पढ़ा था, संधि में वर्णों का मेल हो रहा था। संधि में भी क्या हो रहा था, योग हो रहा था, और समास में भी क्या होता है, योग होता है। तो हम सबसे पहले संधि और समास के अंतर को समझेंगे कि संधि क्या होता है, समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना, अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना, कि दो शब्दों को जब परस्पर पास लाना, निकट बैठाना, ठीक है, यह प्रक्रिया समास कहलाती है। तो सबसे पहले हम संधि और समास के अंतर को समझते हैं कि संधि में क्या होता है। संधि में वर्णों का योग होता है। किसका? मैंने आपको बताया था, संधि में वर्णों का योग होता है, जबकि समास में शब्दों का योग होता है। ठीक है, संधि वर्णों में होती है और समास शब्दों में होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, जोड़ना होता है, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करना, बात को छोटा करना। ठीक है, शब्द को छोटा करना। तो समास का अर्थ, संधि का अर्थ मेल होता है, समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण, छोटा करना होता है। संधि में संधिस्थ शब्दों को क्या कहते हैं हम? विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद करना, संधि में संधिस्थ शब्दों का संधि विच्छेद होता है, जबकि समास में समस्त पदों का विग्रह किया जाता है। समास में समस्त पदों का विग्रह होता है। तो इस तरह आप संधि और समास के अंतर को समझ गए होंगे। संधि में जो शब्द होता है उसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, और जबकि समास से बने शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरह हमने संधि और समास के अंतर को समझा। तो आज हम समास टॉपिक पढ़ेंगे। मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, आप उसमें अच्छे से देखिए कि समास टॉपिक में समास की परिभाषा, जो भी मैं आपको समास का टॉपिक देती हूँ, समास से रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर हमारे होते हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, समास। समास किसे कहते हैं? ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। समास और संधि के द्वारा शब्द रचना की जाती है ना, दोनों के द्वारा शब्द रचना की जाती है। समास और संधि की शब्द रचना में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? संधि से केवल शब्द की रचना की जाती है, जबकि समास से शब्द और पद दोनों रचनाएं की जाती है। ठीक है, इसमें समास के द्वारा बने पद को समास पद कहते हैं। ठीक है, शब्दों को संक्षिप्त करने की, छोटा करने की, करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। समास में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। शब्दों का इसी तरह मेल या संक्षिप्तीकरण ही समास कहलाता है। परिभाषा आप देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास का अर्थ संक्षिप्त करना। जब दो
शब्द मिलाए जाते हैं, उनके बीच दिए गए शब्द लुप्त हो जाते हैं। जो शब्द बीच में दिए गए हैं, विभक्तियां दी गई हुई है, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जब दो शब्द मिलाए जाते हैं तो उनके बीच दिए गए शब्द लुप्त हो जाते हैं। इन शब्दों में विशेषतः कारक होते हैं। ठीक है, अभी हम कारक भी की विभक्तियां देखते हैं। इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक समस्त पद बन जाता है। बहुत सारे शब्दों को बोलते हैं तो भाषा में सुंदरता प्रकट नहीं होती, तो बहुत सारे शब्दों को हम जब छोटा करते हैं तो वह शब्द क्या लगता है, हमारा सुंदर प्रतीत होता है। तो इस तरह अनेक शब्दों के लिए एक समस्त पद बना दिया जाता है। तो समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। समस्त पद देखिए किसे कहते हैं, जिस प्रकार संधि में दो अक्षर पास पास लाए जाते हैं, उसी प्रकार समास में दो शब्द पास पास लाए जाते हैं या मिलाए जाते हैं। ठीक है, इन शब्दों में मुख्य शब्द और गौण शब्द होते हैं। इन मुख्य शब्द और गौण शब्दों में कारक, संयोजक, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी होते हैं। इन सभी को समास के नियम के द्वारा मिलाकर एक पद बनाया जाता है, तो उसे समस्त पद कहा जाता है। सीधे अर्थ में हम कह सकते हैं कि समास के नियमों से बना पद सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। और शॉर्ट में और बता सकती हूँ, समास द्वारा अनेक पदों को, अनेक शब्दों को, समास द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनता है, इसे ही समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समास द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनता है। ये तो मैंने पूरे आपको डिटेल में बताया है, जबकि समस्त पद की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा एक लाइन में हम कह सकते हैं कि समास द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनता है, इसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, समास के नियमों से बने सामासिक पद के अनेक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह को हम व्यास भी कहते हैं। इसमें अनेक पद मिले होते हैं जिनका संबंध होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट हो। यही समास का मुख्य प्रमुख लक्ष्य होता है। अभी मैं आपको सिर्फ परिभाषा समझा रही हूँ, उदाहरण से हम अभी आगे चलते हैं, वहां उदाहरण से आपको समझाऊंगी। अभी आपको सिर्फ समझना जरूरी है कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पद क्या होता है। ठीक है, तो समास के नियम से बने सामासिक पद के अनेक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह को हम व्यास भी कहते हैं। इसमें अनेक पद मिले होते हैं जिनका संबंध होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट हो। यही समास का प्रमुख लक्ष्य होता है। जैसे नीलकमल, इसमें अनेक पद मिले हुए हैं। इन पदों को अलग अलग करने पर नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल, तो इसमें क्या है जो का लोप हुआ। तो इस तरह समास विग्रह करके जब समास समस्त पद बनाया जाता है, तो जो नीलकमल होगा वह तो समस्त पद कहलाएगा, और नीला है जो कमल वह क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। अब हम पद समझ लेते हैं। सबसे पहले सामान्यतः शब्द जो होता है वही क्या होता है, पद कहा जाता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं, तब जिस नियम से बने पद को तब जिस नियम से बने पद को उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे राम शब्द हमने बनाया, अब हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वाक्य में प्रयुक्त करेंगे। राम कुछ खाना खा रहा है या राम जा रहा है, तो राम क्या है, राम पद के रूप में कार्य कर रहा है। तो सामान्यतः शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं,
तो जिस नियम से बने पद को क्या कह दिया जाता है, उसको शब्द को ही हमें यहाँ समझना है। शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा पद, विशेषण पद, क्रियापद ना, समास पद। तो समास पद से कम दो पद अवश्य होते हैं, क्योंकि समास समझने के लिए हमें पदों को समझना इसलिए जरूरत है कि जब हम उसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो दो पद बन जाएंगे। तो इसलिए हमने इनको क्या किया है, पद का नाम दिया है। समास पद में कम से कम दो पद अवश्य होते हैं। एक शब्द को समास पद नहीं माना जाता, क्योंकि पदों के आधार पर ही समास में प्रधानता का बोध होता है। सामान्यतः समासी में तीन पद होते हैं, लेकिन क्या है, आपको दो ही पद समझना जरूरी है। यहाँ पे पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। तो पूर्व पद किसे कहते हैं? पहला वाला पद पूर्व पद होता है, अर्थात जिस पद को मिलाते समय या पद संरचना करते समय पहले पहले रख जाता है। जैसे प्रयोगशाला संरचना, प्रयोगशाला शब्द है यहाँ पे। अब प्रयोग प्लस शाला, तो प्रयोग यहाँ पे क्या होगा? पूर्व पद, और शाला यहाँ पे क्या होगा? उत्तर पद। दूसरा भी शब्द में लेके देख सकती हूँ, राजदूत। तो राज प्लस दूत, तो राज यहाँ पे क्या होगा? पूर्व यानी पहला पद, और दूत यहाँ पे क्या होगा? उत्तर यानी दूसरा पद। और समास विग्रह, समस्त पद इसका क्या कहलाएगा? समस्त पद प्रयोगशाला कहलाएगा। पूर्व पद प्रयोग कहलाएगा। उत्तर पद क्या कहलाएगा? शाला कहलाएगा। फिर वापस इसका समास विग्रह करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा? प्रयोग के लिए शाला। तो कोई सा भी शब्द आपको किस तरह समझना है? सबसे पहले हमें एक इंडेक्स प्रिपेयर करनी है, एक इंडेक्स तैयार करनी है। उसमें हमने समस्त पद लिखना है। समस्त पद, कोई सा भी हमने पद या शब्द लिया तो समस्त पद ऊपर हेडिंग पे लिखना है। फिर लिखेंगे हम पूर्व पद, फिर लिखेंगे हम उत्तर पद, और फिर लिखेंगे हम समास विग्रह। तो हम अब अन्य शब्द लेते हैं, जैसे हमने लिया यथा समय। ठीक है, यथा समय हमारा क्या हो गया? समस्त पद हो गया। यथा समय हमारा क्या हुआ? समस्त पद। तो पूर्व पद इसमें हम लिखेंगे यथा। ठीक है, पूर्व पद क्या लिखेंगे? यथा। उत्तर पद हम क्या लिखेंगे इसमें? समय। उत्तर पद क्या लिखेंगे? दूसरा पद समय, और उसका समास विग्रह क्या करेंगे? समय के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले समास में आपको क्या समझना जरूरी है? मैं रिपीट कर रही हूं। सबसे पहले आपको समास की परिभाषा, समास का अर्थ संक्षेप करना होता है। समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। दो शब्दों, समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। वापस से मैं संधि और समास के अंतर को समझा देती हूँ कि संधि में निकटतम जो वर्ण पास आ रहे हैं, निकटतम वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। संधि का शाब्दिक अर्थ ही मेल होता है, जोड़ना होता है, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण करना। छोटे छोटे वर्ड पे ध्यान दोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समास का संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़, जबकि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण, छोटा करना। ठीक है, संधि में जिन शब्दों का योग रहता है, जिन शब्दों को मिलाया जाता है, जिन शब्दों को जोड़ा जाता है संधि में, है ना, उनका मूल अर्थ क्या है? परिवर्तित नहीं होता है। जो उनका मूल अर्थ है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि समास से बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रह सकता है। वह अर्थ, मूल अर्थ सुरक्षित भी रह सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है लंबोदर शब्द। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। तो इस तरह कहने का अर्थ है, आपको संधि और समास में अंतर समझ में आ गया है। समास की परिभाषा आपको समझ में आ गई है। समास शब्द का अर्थ समझ में आ गया है। समस्त पद किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको बताया है, पर आप एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। समास द्वारा अनेक शब्दों को
ठीक है, सीधे अर्थ में यहाँ नीचे अंडरलाइन करके देखिए, सीधे अर्थों में हम कह सकते हैं कि समास के नियमों से बना पद सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है, या समास द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और इन समस्त पदों का विग्रह करके, इन समस्त पदों का विग्रह करके उन्हें पुनः पहले वाली स्थिति में, इन समस्त पदों का विग्रह करके, समस्त पदों का विग्रह करके पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और पद यहाँ पे क्या होता है, समस्त पद में मुख्य रूप से दो पद होते हैं। पद आपने अभी समझे, तो दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व यानी पहला पद पूर्व पद होता है, अर्थात जिस पद को मिलाते समय या पद संरचना करते समय पहले रखा जाता है, जैसे प्रयोगशाला। इस सामासिक पद में प्रयोग पहला पद है, इसे प्रथम पद भी कहा जाता है। और उत्तर पद, जब समास पद की रचना दो पदों से मिलकर की गई है, तो अंतिम पद को ही दूसरा पद कहा जाता है, जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, इसमें अंतिम पद शाला है जबकि प्रथम पद प्रयोग है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर अब आप समास शब्द को समझ ही गए होंगे अच्छे से, तो अब हम इनके भेद समझते हैं कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, कौन कौन से समास उत्तर पद प्रधान होते हैं, कौन से पूर्व पद प्रधान होते हैं, कौन से दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ये अंतर को समझ लेना बहुत जरूरी है। इस अंतर को मुख्यतः तो समास के 6 भेद होते हैं, है ना, लेकिन हम सबसे पहले पद की प्रधानता के आधार पर पढ़ेंगे, तो हमें क्या होगा, पूरे अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा पद प्रधान कौन सा समास होता है। ठीक है, तो समास के तो मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पद की प्रधानता के आधार पर समझेंगे। पदों की प्रधानता का अर्थ होता है जब सामासिक पद में अन्य पद समान रूप से बराबर न होकर एक दूसरे पर निर्भर या आश्रित होते हैं। जो पद दूसरे पद पर आश्रित होते हैं, उस पद को हम गौण पद कहते हैं। गौण यानी गौण पद हमेशा मुख्य पद, एक होता है क्या, एक पद होता है हमारा मुख्य, है ना, एक होता है हमारा, एक दूसरे पद पर आश्रित होते हैं, तो एक पद को हम गौण पद कहते हैं। गौण पद मुख्य रूप पर आश्रित होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद किए गए हैं, 4 भेद किए गए हैं। पहला उत्तर पद प्रधान समास, 4 ही समझिए अभी यहाँ पे आप। उत्तर पद प्रधान समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान यानी उसकी इम्पोर्टेंट, उसका, आपको यहाँ अगर प्रधान शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा तो गौण यानी एक पद को क्या दिया, एक पद को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी प्रधानता की जाती है कि यह क्या है, मुख्य रूप से यह पद क्या है, इस पद को इंपॉर्टेंट दिया, इस पद की प्रधानता है, मुख्यता है, इस पद की क्या है, मुख्यता। तो उत्तर पद प्रधान समास में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। और पूर्व यानी पहला पद जिनका प्रधान होता है अव्ययी भाव समास, और दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं द्वंद्व समास, दोनों पद जिसके अप्रधान होते हैं वो बहुव्रीहि समास, और तृतीय पद जिस प्रधान होता है जब उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो। ठीक है, वो अन्य पद प्रधान समास वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, दोनों पद प्रधान, और जब दोनों पद, आपको यहाँ ये तृतीय पद की प्रधानता नहीं समझनी है आपको, सबसे पहले क्योंकि समास के 6 भेद है, तो आप लिखेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर, मतलब शब्दों की मुख्यता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। उत्तर पद प्रधान समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इतना ध्यान रखना है। पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान समास, अव्ययी भाव समास,
दोनों पद प्रधान समास द्वंद्व समास और दोनों पद अप्रधान समास बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसके बाद पदों की प्रधानता के आधार पर समास, उत्तर पद प्रधान समास। तो सबसे पहले जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी अभी अभी मैंने आपको समझाया, पद उत्तर यानी दूसरा, ठीक है, दूसरे पद की मुख्यता होती है, प्रमुखता किसकी होती है, दूसरे पद की होती है। उदाहरण से अभी आप समझेंगे। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास और द्विगु समास, ठीक है। पूर्व पद समास जिसका पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। दोनों पद प्रधान समास जिस समास पद में दोनों पद प्रधान समास हो वह द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान जिस सामासिक पद में दोनों पद अप्रधान हो वह बहुव्रीहि समास होता है। तो तृतीय पद की प्रधानता अभी आपको नहीं देखनी है। विभक्तियां, समासिक पद को अलग करने की, सबसे पहले मैं समास पे पहुंचने से पहले आपको बता रही हूँ किस तरह विभक्तियों का लोप होता है। तृतीय पद की प्रधानता में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, दोनों पद बराबर प्रधानता वाले हों, उनमें तृतीय पद प्रधान होता है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि यह पद अदृश्य होता है। एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण क्या है, तृतीय पद प्रधान होते हैं। जैसे विषधर, आपने शब्द यहाँ देखा, विष को धारण करने वाला। इस वाक्य में विष और धारण दोनों ही गौण पद हैं, मुख्य हैं दोनों। तो यह पद कोई तीसरा अर्थ निकाल रहा है, ठीक है। तीसरा अर्थ पद प्रधान होगा, अर्थात दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे, है ना, दोनों पद गौण है। और इसका तीसरा अर्थ विष को धारण करने वाला भगवान शिव। तो इसका क्या निकलेगा, तीसरा अर्थ भगवान के अर्थ में निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे कि जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, तृतीय पद की प्रधानता। इसी तरह अन्य उदाहरण ले सकते हैं हम, दशानन, दश है मुख जिसके, है ना, दश प्लस आनंद, दश है मुख जिसके अर्थात रावण। तो यह तृतीय पद इसका क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो विभक्तियां, समासिक पद को अलग करने वाले शब्द विभक्तियां कहलाते हैं। इनमें कारक शामिल होते हैं। कारक विभक्तियां सामान्यतः 8 प्रकार की होती है, लेकिन समास में केवल 6 विभक्तियों का प्रयोग समास विग्रह में किया जाता है, जिनमें संबोधन और कर्ता कारक विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रयोग की जाने वाली विभक्तियां, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को कहते हैं, करण कारक तृतीय विभक्ति को कहते हैं, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति को कहा जाता है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति को कहा जाता है। संबंध विभक्तियां, इसे षष्ठी विभक्ति कहा जाता है। अधिकरण विभक्ति से सप्तमी विभक्ति कहा जाता है। तो इन्हीं विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भेदों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समास के 6 प्रकार पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो जैसे अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप उदाहरण से, अब मैं आपको एक एक समास को जब डिटेल में समझाऊंगी तो उदाहरण से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पद की प्रधानता क्या होती है, गौण पद क्या होता है, ठीक है। अभी जब जैसे ही हम एग्जाम्पल लेंगे वो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। तो जिस समास में, कर्मधारय समास में हमारे विभक्तियों का प्रयोग आएगा, इसलिए पहले ही मैंने आपको विभक्तियां बता दी। अव्ययी भाव समास में, इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय आपने पढ़े थे, इतने टाइम से मैं आपको बता रही हूं कि अव्यय क्या होते हैं। अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। हमने विकारी और अविकारी शब्द पढ़ा था। तो इस समास में पहला पद अव्यय होता है। इसका समस्त पद भी क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है, अर्थात यह लिंग वचन कारक की दृष्टि से नहीं बदलता है। हम जब से समझ रहे हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द ना, तो विकारी शब्द तो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो इस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है ना। इसका समस्त पद भी अव्यय होता है, अर्थात यह लिंग वचन और कारक की दृष्टि से नहीं बदलता है। तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है।
या जिस समास में पूर्व पद अव्यय अर्थात खर्च ना हो, वो शब्द क्या है, खर्च ना हो, उस सामासिक पद में अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखिए, यथा समय, है ना, या यथाशक्ति, यथा विधि, कोई सा भी यथा। अब यथा क्या होगा, समय के अनुसार ना। यथाशक्ति का समास विग्रह हम करते हैं तो क्या करेंगे, यथा समय का समय के अनुसार, ठीक है। यथाशक्ति का करेंगे शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या है, हमारा शब्द नहीं बदल रहा है। लिंग वचन काल, इसकी जगह हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आजीवन, जीवन भर, ठीक है, या आजन्म, जन्म से लेकर, ठीक है। प्रतिपल या प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, ठीक है। प्रत्येक, रूप के अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, भर पेट, पेट भर के। इनकी जगह, इन शब्दों की जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये लिंग वचन काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते हैं। समास विग्रह करने पर भी ये शब्द यथावत रहेंगे। प्रतिदिन, दिन दिन, उपकृष्ण, कृष्ण के समीप, यथेष्ट, यथा इष्ट, पेट भर के, या आमरण, मरण तक, बेखटके, बिना खटके, बेकसूर, बिना कसूर के, बातों बात, बात ही बात में। तो इस तरह हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, इसका समस्त पद भी अव्यय होता है, अर्थात लिंग वचन कारक की दृष्टि से नहीं बदलता है। इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद मुख्य होता है, वह बदलता नहीं है। सेकंड हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। हिंदी में तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास में, इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में आने वाले परसगों का लोप हो जाता है। दोनों पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्ह होते हैं, उन्हें हम परसग कहते हैं, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, वह गायब हो जाते हैं। जिस समास में, सामासिक पद में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, एक होता है गौण का अर्थ उसकी कोई महत्वता नहीं रहती है और प्रधान का अर्थ होता है उसकी मुख्यता रहती है। तो जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। गौण का अर्थ होता है मुख्यता का न होना, मुख्य न होना। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो गौण का अर्थ होता है मुख्य न होना और प्रधान का अर्थ होता है मुख्य होना। तो जिस सामासिक पद में पूर्व पद गौण या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसमें विभक्तियों का लोप किया जाता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का हमें क्या होता है, लोप होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में जैसे देश के लिए भक्ति शब्द हमने लिया तो के लिए विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। सर्व प्रिय, सभी को प्रिय, तो को विभक्ति का इसमें लोप हो जाएगा। राजकन्या, राजा की कन्या, तो की विभक्ति का लोप हो जाएगा, राजकन्या। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो से विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो इस तरह तत्पुरुष समास में विभक्तियों के आधार पर 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष में मैंने आपको भी ऊपर सारणी बताई दी गई है, इसमें द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है, इसमें को विभक्ति का लोप होता है। समस्त पद है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाएगा। मतदाता, मत को देने वाला मतदाता कहलाएगा, को विभक्ति का लोप। इसी तरह अन्य उदाहरण भी है, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। नगर गमन, नगर को गमन करने वाला। ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। तो इस तरह सभी में को विभक्ति का लोप हो रहा है कर्म तत्पुरुष में। इसके बाद कर्म तत्पुरुष के और उदाहरण है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। गुरु गमन, गुरु को नमन करने वाला। तो अब सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक विभक्ति का लोप होता है, इसे तृतीय तत्पुरुष कहा जाता है। लोप होने वाली विभक्ति से और के द्वारा है। जैसे समस्त पद है भयातुर,
तो से विभक्ति का इसमें क्या होगा, से के द्वारा चिन्ह का लोप हो जाएगा, से भी होगा और के द्वारा भी होगा। जैसे भय, भयातुर, भय से आतुर, श्रद्धा पूर्ण, श्रद्धा से पूर्ण। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त यानी दिया हुआ, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य ना। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। या जन्मांध, जन्म से अंधा। या रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। ठीक है। या दिनकर रचित, दिनकर द्वारा रचित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो इस तरह इसमें करण तत्पुरुष में से और के द्वारा चिन्ह का लोप होता है। इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक विभक्ति का लोप होता है। इसके चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। इसमें कारक विभक्ति के लिए का लोप होता है। समस्त पद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम। पूजा घर, पूजा के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। घुड़साल, घोड़े के लिए साल। भूत बलि, भूत के लिए बलि। गौशाला, गो के लिए शाला। सिनेमा घर, सिनेमा के लिए घर। इसी तरह बहुत सारे शब्द होते हैं। राह खर्च, राह के लिए खर्च। या पूजा घर, पूजा के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है। दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। रेल टिकट, रेल के लिए टिकट। तो इस तरह देखते हैं हम संप्रदान कारक में किसका के लिए चिन्ह का लोप होता है। इसके बाद अपादान कारक, इसे पंचमी तत्पुरुष कहा जाता है। इसमें अपादान से विभक्ति का लोप होता है। धन से हीन, दोष मुक्त, दोष से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। गुण रहित, गुण से रहित। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। ठीक है। पुष्पहीन, पुष्प से हीन। या नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है। इस तरह अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। इसके बाद संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक विभक्ति का विभक्ति काके की आदि का लोप होता है। देव कृपा, देव की कृपा। ठीक है। या शिव भक्ति, शिव की भक्ति। जलधारा, जल की धारा। विषय सूची, विषय की सूची। तो कहने का अर्थ है इसमें का, के, की का संबंध का क्या हो जाता है, संबंध चिन्ह का लोप हो जाता है। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। वायुयान, वायु का यान। चर्म रोग, चर्म का रोग रोग। या राजकुमार, राजा का कुमार। डाकघर, डाक का घर। जलयान, जल का यान। ठीक है। जल की धारा, जल का यान। तो इस तरह संबंध तत्पुरुष में काके की का चिन्ह का लोप होता है। और अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं, इसमें में और पर का लोप होता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। नगर वास, नगर में वास। वनवास, वन में वास। दानवीर, दान में वीर। साइकिल सवार, साइकिल पर सवार। फलासक्त, फल में आसक्त। तो इस तरह हमने आज कौन सा समास पढ़ा है, हमने आज अव्ययी भाव और तत्पुरुष दो समास को समझा है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो इसमें हमने आज समास के 2 भेद पढ़े हैं, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा, समास शब्द का अर्थ, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है ना। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद को जिसे पहला पद कहते हैं और उत्तर पद जिसको दूसरा पद कहते हैं। ठीक है। तो पद की प्रधानता के आधार पर हम समास के 2 भेद करते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक पद गौण यानी एक पद मुख्य होता है और दूसरा एक पद क्या होता है, मुख्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। उसमें हमने सबसे पहले अव्ययी भाव समास पढ़ा। कारक की विभक्तियां हमने देखी। विभक्तियों में हमें कर्म कारक द्वितीया, करण तृतीया। विभक्तियां समझने के बाद हमने समास के
भेदों को समझा। 6 भेद तो अव्ययी भाव सबसे पहले हमने समझा और तत्पुरुष। तो क्लास का दोहरान करना बहुत जरूरी है और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको आज अव्ययी भाव और तत्पुरुष याद रखना है। कल हम नेक्स्ट समास पढ़ते हुए फिर हम हमारी